अब हम लोग देखते हैं आपदा एवं आपदा प्रबंधन से जो टॉपिक है वो भूस्खलन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर ये सुर्खियों में ये शब्द है क्यों। तो हाल ही में केरल राज्य के वायनाड में हुए विनाशकारी भूस्खलन के बाद यह चर्चा में बना हुआ है। भारत के अतिरिक्त कुछ अन्य देश जैसे 21 और 22 जुलाई 2024 को इथियोपिया, ठीक है, गेजी गोफा ज़िले में, 4 मई 2024 को पापुआ न्यू गिनी एंगा प्रांत में व 22 जनवरी 2024 को चीन पर्वतीय यूनान प्रांत में भूस्खलन आया था। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसे भूस्खलन को विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। भूस्खलन सबसे पहले देखते हैं है क्या। तो भूस्खलन एक भौतिक घटना है जिसमें गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण चट्टान, मलबा या मिट्टी का एक बड़ा हिस्सा अपने स्थान से टूटकर गिरता है। भूस्खलन दुनिया भर के पहाड़ी क्षेत्रों में आम भूवैज्ञानिक खतरों में से एक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अनुसार भूस्खलन तब होता है जब मिट्टी, चट्टान या मलबे का बड़ा हिस्सा किसी प्राकृतिक घटना या मानवीय गतिविधि के कारण ढलान से नीचे खिसकता है। मिट्टी का धंसना या मलबा बहना भी तेज गति से होने वाला भूस्खलन का एक आम प्रकार है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि भूस्खलन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भूस्खलन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्र निम्नलिखित है। कौन कौन से हैं? तो कोई भी क्षेत्र जहां सतही अपवाह निर्देशित होता है या भूमि अत्यधिक संतृप्त होती है। दूसरा कि खड़ी जमीन जिसमें घाटियों के निचले हिस्से के क्षेत्र भी शामिल है। ठीक है, तीसरा है कि वह भूमि जो मानवीय गतिविधियों जैसे वनों की कटाई या निर्माण के कारण परिवर्तित हो गई हो। ठीक है, और दिया है कि पहले जंगल की आग से जल चुकी भूमि और किसी जलधारा या नदी के किनारे बनी नहरें। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेंसिटिव क्षेत्र है उसको दिया गया है कहाँ भूस्खलन हो सकती है। अब हम लोग देखते हैं कि भूस्खलन का कारण क्या है। तो पहला कारण दिया है जो प्राकृतिक कारक के रूप में है। कुछ क्षेत्रों में मिट्टी की स्थलाकृति, चट्टान का प्रकार, भूआकृतिक विज्ञान और ढलान के कोण उन्हें अन्य की तुलना में भूस्खलन के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त भारी वर्षा, भूकंप, बर्फ पिघलना और बाढ़ के कारण ढलानों का कम होना भी भूस्खलन को बढ़ावा दे सकता है। भारत में वर्षा से प्रेरित भूस्खलन की घटनाएं अधिक आम हैं। ठीक है, तो एक तो हुआ आपका प्राकृतिक कारण। दूसरा है मानव जनित कारक। इसमें क्या है कि भूस्खलन मानव जनित गतिविधियों जैसे कि उत्खनन, भूमि उपयोग में परिवर्तन, वनों की कटाई, अत्यधिक बुनियादी ढांचे के विकास और मवेशियों द्वारा अत्यधिक चराई के कारण भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कारक थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत में भूस्खलन की कितनी संभावनाएं हैं। ठीक है, तो विविध भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों वाला देश भारत अक्सर विनाशकारी भूस्खलन के प्रभाव का अनुभव करता है। ठीक है, भारत को विश्व स्तर पर भूस्खलन की आशंका वाले शीर्ष 5 देशों में से एक माना जाता है, जहां प्रति वर्ष प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में कम से कम एक व्यक्ति की भूस्खलन की घटना के कारण मृत्यु होती है। ठीक है, बर्फ से ढके इलाकों को छोड़कर देश का लगभग 12.6% भौगोलिक भूमि क्षेत्र यानी कि 0.42 मिलियन वर्ग किलोमीटर भूस्खलन के लिए प्रवण है। ठीक है, 66.5% भूस्खलन उत्तर पश्चिमी हिमालय से, लगभग 18.8% उत्तर पूर्वी हिमालय से और लगभग 14.7% पश्चिमी घाट से रिपोर्ट किए गए हैं। देश के भूस्खलन प्रवण क्षेत्र का लगभग आधा हिस्सा यानी कि 0.18 वर्ग किलोमीटर असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और नागालैंड, ठीक है, राज्यों में स्थित है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर कुल भूस्खलन प्रवण क्षेत्र का 0.14 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र कवर करते हैं, जबकि महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु 0.09 मिलियन वर्ग किलोमीटर
आंध्र प्रदेश का क्षेत्र पूर्वी घाटों पर भी भूस्खलन की घटनाएं सामने आई है। पश्चिमी घाटों में कम घटनाओं के बावजूद भूस्खलन के कारण निवासियों की मृत्यु का जोखिम काफ़ी बढ़ गया है, खासकर केरल में। उत्तराखंड, केरल, जम्मू कश्मीर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में 1998 से लेकर 2022 के दौरान सबसे ज़्यादा भूस्खलन की घटनाएं दर्ज की गई है। पिछले 25 वर्षों में 12,385 भूस्खलन की घटनाओं को दर्ज किया करते हुए मिजोरम इस सूची में सबसे ऊपर है, जिनमें से 8,926 अकेले 2017 में दर्ज की गई। इन सभी राज्यों में उत्तराखंड और केरल से एक चिंताजनक स्थिति उभर कर सामने आ रही है। ठीक है, अब सरकार के द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं? तो सरकार के द्वारा अपनाए गए उपायों में NDMA को दिशा निर्देश, ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को दिशा निर्देश दिया जाना सरकार के द्वारा उठाए गए कदम में कदम है। तो जून 2009 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भूस्खलन और हिमस्खलन के प्रबंधन पर दिशा निर्देश जारी किए। ये दिशा निर्देश देश में भूस्खलन और उनसे जुड़ी गतिविधियों के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय नीति निर्धारित करते हैं। इन्हें खान मंत्रालय, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, अन्य संबंधित केंद्रीय और राज्य विभाग, साथ ही शिक्षाविदों के परामर्श से विकसित किया गया है। ठीक है, सरकार के द्वारा उठाए गए कदम में दूसरा दिया है भूस्खलन जोखिम शमन योजना। ठीक है, यानी कि LRMS। जुलाई 2019 में NDMA ने भूस्खलन प्रवण राज्यों को साइट विशिष्ट भूस्खलन शमन के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए LRMS शुरू किया। LRMS ढलान स्थिरीकरण के विभिन्न तरीकों के अनुप्रयोग के साथ साथ भूस्खलन निगरानी, जागरूकता सृजन और क्षमता निर्माण प्रशिक्षण आदि के माध्यम से भूस्खलन उपचार उपायों के लाभों को प्रदर्शित करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट है। ठीक है, अगली जो सरकारी योजनाएं हैं उसमें राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति और जन जागरूकता सृजन। राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति 27 सितंबर 2019 को जारी की गई। यह रणनीति भूस्खलन आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन के सभी घटकों को संबोधित करती है, जैसे कि खतरों का मानचित्रण, निगरानी और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, जागरूकता कार्यक्रम, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण, नियम और नीतियाँ, भूस्खलन का स्थिरीकरण और शमन इत्यादि। ठीक है, तो दोस्तों हमने आपदा और आपदा प्रबंधन वाले टॉपिक में भूस्खलन को विस्तारपूर्वक पढ़ा और इसके समसामयिक संदर्भों को जोड़ करके पढ़ा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।